सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर और मेरा नाम है गगन। 15 जून तारीख हो गई है भैया। तो पहले तो कल अगर किसी ने क्लास नहीं देखी, मेरे को पता आप में से बहुत सारे बच्चों ने कल क्लास नहीं देखी, तो कल हमने किया था, मतलब शनिवार को हमने किया था वीकली रिवीजन। कल तो संडे था, तो अगर वीकली रिवीजन आप नहीं देखी तो मैं वही सजेस्ट करूंगा आपको, देखिए। क्योंकि हमारी क्लास का कंसेप्ट है, जो हमारी क्लास का जो पैटर्न चलता है, उसका फायदा तभी है अगर आप हर क्लास देखो। मतलब पहली क्लास में हम करते हैं थ्योरी, अगली क्लास में हम उसका करते हैं एमसीक्यू रिवीजन, और फिर हम करते हैं उसका वीकली रिवीजन। ऐसे क्लास में पढ़ने से ही, सेल्फ स्टडी नहीं बोल रहा, सिर्फ क्लास में पढ़ने से ही आप एक करंट अफेयर्स को 3 बार पढ़ चुके होते हो, और फिर महीने के अंत में हम करेंगे मंथली। सोचो, ये सिर्फ क्लास का है। जरा सोचो, अगर आप गलती से सेल्फ स्टडी करने लग गए, आप छठी 5वीं बार पढ़ लोगे, और भैया याद ही तो करना है। 4 से 5 बार देख के तो कुछ भी याद हो जाता है। हमारा ट्राई ही वही रहता है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कह रहे सर करंट अफेयर याद नहीं होते। बेटा याद करने ही नहीं होते, करंट अफेयर बहुत सारे होते हैं, कितने याद करोगे, कितने पढ़ोगे। तो सिर्फ रीडिंग रखनी होती है। तो ज्यादा से रीडिंग आपका भाई यहीं पर करवा देता है, तो वही मैं आपको बोलता हूं कि भैया डेली प्रकट हो जाया करो भाई की तरह है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहले हम करेंगे उन करंट अफेयर्स की एमसीक्यू रिवीजन जो हमने फ्राइडे को किए थे, और फिर हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर। फिर क्लास के एंड में देखेंगे बच्चों ने जिन्होंने जवाब दिए थे, और फिर आज का होमवर्क भी। शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों। सबसे पहले आपकी सबसे चहीती प्यारी पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? यही है एक टेलीग्राम चैनल यहां पर। साथ ही साथ आज है 15 जून, तो 15 और 16 जून 2 दिन के लिए दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ताबड़तोड़ सेल आई है। सेल ऐसी होती है कि भैया हमारे पास पास होता है, सुपर पास लाइव जिसे हम कहते हैं। अगर आपके पास वो पास है तो आप तैयारी कर सकते हो किसी भी पेपर की, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, कोई पेपर की। तो वो पहले आपको 1 साल का पड़ता था 1800 रुपए का। कितने का? 1800 रुपए का। लेकिन 15 और 16 जून को सिर्फ 2 दिन के लिए वो आपको पड़ रहा है केवल 999 का। और डिस्काउंट कैसे पड़ेगा, कैसे होगा 999 का? सिंह डिस्काउंट कोड लगाकर। फिर कोई बैच है उसकी, चाहे लाइव क्लास आए, चाहे रिकॉर्डेड आए, चाहे रिवीजन बैच आए, चाहे क्रैश कोर्स आए, चाहे एमसीक्यू, चाहे टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा इसके अंदर। तो ध्यान रखेंगे, आज है 15 जून, कल है 16 जून, सिर्फ 2 दिन के लिए सेल है। परसों से फिर से 1800 रुपए का हो जाएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल आज लगा लो 50% ऑलमोस्ट पर पड़ रहा है 1000 रुपए का एक साल। ठीक है, कैसे लेना है एडमिशन मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा। अभी शुरू करते हैं। 2026 फीफा विश्व कप किस शहर के एस्टेडिया एस्टेका में शुरू हुआ? चलिए, फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है स्टार्ट हो चुका है। तो फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका बनाम मेक्सिको, और मेक्सिको जीता उसे। तो भैया ये हुआ पहला मैच एस्टाडिया एस्टेका में, और ये हुआ कहां पर? मेक्सिको शहर में ही हुआ। ये शकीरा और बर्ना बॉय द्वारा गाया गया 2026 फीफा विश्व कप का आधिकारिक गीत यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? इस बार के वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? वक्का वक्का हैया हैया दाई दाई या फिर ड्रीमर्स? चलिए, तो भैया इसका थीम सॉन्ग, सॉरी ऑफिशियल सॉन्ग हो जाता है दाई दाई दाई। तो दाई दाई किसने गाया है? शकीरा और बर्ना बॉय ने गाया है। इसके अलावा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम भी था। तो भैया एंड्रियो बोसेली, डेविड गोएटा, मेगन दी स्टालियन और इजेई द्वारा प्रस्तुत 2026 फीफा विश्व का आधिकारिक गाना क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है? दाई दाई। और ऑफिशियल एंथम कौन सा है? डीएनए। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे भैया, ये हमने सब पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। नेक्स्ट आएंगे, 26 विश्व कप का आधिकारिक नारा क्या है दोस्तों? स्लोगन क्या है इस वर्ल्ड कप का? चलिए, आधिकारिक नारा क्या है दोस्तों, स्लोगन क्या है वर्ल्ड कप का? तो इसका स्लोगन हो जाता है वी आर 26, हम हैं 26। चलिए भैया, किस देश ने 5 खिताबों के साथ सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं? तो दोस्तों ये 23वां एडिशन हो रहा है, 23rd एडिशन हो रहा है। पहली बार 1930 में हुआ था, अब दोस्तों 2026 में 23rd एडिशन, 23वां संस्करण हो रहा है। तो भैया सबसे ज्यादा बार 5 बार जीता है ब्राजील ने, और ये रही बाकी के देश जिन्होंने कितनी कितनी बार जीता हुआ है। नेक्स्ट, कनाडा ने किस उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो पहले ऑस्ट्रेलिया ने भेजा, दुनिया का पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन करने वाला। फिर यूरोप का पहला बना स्पेन। फिर साउथ एशिया का पहला बना इंडोनेशिया। और अब कनाडा ने भी बोल दिया है कि 16 सालों से अगर कम उम्र है तुम्हारी, तो भैया तुम सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई व्हाट्सएप आएगा सोशल मीडिया में? व्हाट्सएप नहीं आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, ये सभी चीजें।
आइए, भारत ने गोवा स्थित मोल्बियो डायग्नोस्टिक द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए स्वदेशी एचपीवी परीक्षण को मंजूरी दे दी है। इस परीक्षण का नाम क्या है? हमने पढ़ा था भैया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, याद है कुछ? उससे होता है सर्वाइकल कैंसर। तो उसको टेस्ट करने की दोस्तों पहली भारत में अपनी देसी किट बन गई है। हमारे इंडिया ने एक कंपनी है मोबिलियो, मोबिलो क्या नाम है? मोबिलियो, मोलबियो, मोलबियो नाम की कंपनी ने बनाई है किट, और किट का नाम है ट्रू नेट HR-HPV+। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गांव के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहल की शुरुआत की। इस पहल का नाम क्या है? इसमें बोला कि हर घर तक हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट लेकर आएंगे, ऑप्टिकल फाइबर वाला इंटरनेट लेकर आएंगे। तो शुरुआत में अभी 20 लाख परिवारों के तक पहुंचेगा, 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, और फिर धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। तो ये घरों तक इंटरनेट लाने की जो स्कीम है, ये मुहिम है, ये है प्रोजेक्ट गंगा। और गंगा की भी फुल फॉर्म है अलग से, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एडवांसमेंट। बच्चे मेरे को कहते सर हिंदी में पढ़ लिया करो, ठीक है? गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। बेटा जो फुल फॉर्म्स होती है ना, वो अंग्रेजी में ही रहती है। आइए चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस कंपनी के साथ जामनगर में AI डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है? बताइए। याद है आपको मैंने क्या बोला था? फुल फर्निश्ड घर। तो भैया रिलायंस एक फुल फर्निश्ड AI डाटा सेंटर तैयार करेगा। जैसे कि एक फुल फर्निश्ड घर होता है, AC है, पंखा है, बेड है, टीवी है, फ्रिज है, चिमनी है, एग्जॉस्ट है, गीजर है, सब कुछ लगा हुआ मिलेगा, लोगों को आकर बस रहना है। उसी तरह रिलायंस एक AI डाटा सेंटर तैयार करके देगी, तो उस कंपनी को आकर बस वहां पर अपने बंदे बिठाने हैं, काम शुरू करना है। और वो कर रहा है रिलायंस जामनगर गुजरात में मेटा के लिए। मेटा जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट आइए भैया, किस देश की सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई है? इन्होंने बोला कि भैया हम छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाएंगे, अपने किसी शहर में लगाएंगे। तो ये बात इन्होंने बोली 6 जून को। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, ऐसा कह लीजिए। उस समय से मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई थी। तो भैया ये बात कही है, 4-5 सेकंड बोला था मैंने, होंगे 4-5 सेकंड। इजराइल ने, इजराइल बोल रहा है कि भैया हम मूर्ति बनाना चाहते हैं। हमने बोला बहुत बढ़िया, बनाइए। भैया इंस्टाग्राम नहीं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत छोटा है, मैं इंस्टाग्राम पढ़ गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? क्या बताया था मैंने? इंद्रप्रस्थ क्या है? ये दोस्तों NCR वाले एरिया में CNG पंप्स हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के NCR के एरिया में, दिल्ली NCR में। तो भैया ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD बन चुके हैं, कुमार शंकर साहब। आइए नेक्स्ट, माई भारत ने सबसे बड़ी ऑनलाइन क्विज भागीदारी के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया। बोला कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कितने लोगों ने इस क्विज को भरा, जिससे कि ये रिकॉर्ड बन गया? याद कीजिए, माई युवा भारत, मेरा युवा भारत, ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म माई की। तो बताइए भैया कितने लोगों ने क्विज दिया 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर? तो भैया 3,90,812 लोगों ने क्विज दिया, और ये बन गया है रिकॉर्ड। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी पिछली बार। तो जो बच्चा नया है उसे बता दूं बेटा, ये अभी थ्योरी करी थी हमने फ्राइडे को, उसी का भी MCQ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास का यही थीम रहती है, पहले थ्योरी, अगली क्लास में उसका MCQ। फिर अभी बस 5 मिनट बाद जो हम थ्योरी करेंगे उसका कल की क्लास में पहले हम करेंगे MCQ। तो बस यही चाहता हूं मैं कि डेली आओ, और जो बच्चे पुराने हैं आपसे यही चाहता हूं कि क्लास अच्छी लगे तो एक कमेंट वो भी छोड़ दिया करो कि सर अच्छा लगा, ताकि जो नया बच्चा हो वो उसको फीडबैक तो मिले कि भैया सही बोल रहे हैं सर। आइए, 2026 में खेल के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेन देता है ये पुरस्कार, नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस। तो ये पुरस्कार दिया जाता है उसे जिसने खेल जगत में तो अच्छा किया, बिल्कुल किया, लेकिन मानवतावादी काम भी किए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी किए, परोपकार के काम भी किए। तो पहली बार किसी फुटबॉलर को यह अवार्ड मिला है, और यह मिला है अर्जेंटीना के लायनल मेसी को। अर्जेंटीना के लायनल मेसी को। पिछले साल यह मिला था अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में गांव के परिवर्तन के लिए कितनी पंचायतों को सम्मान दिया गया? तो भैया हमारे मिनिस्टर ऑफ पंचायत राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उन्होंने पंचायतों को पुरस्कार दिए। इसमें 2 कैटेगरी में पुरस्कार थे, याद कीजिए, एक थी दीनदयाल उपाध्याय, दूसरी थी नानाजी देशमुख। दीनदयाल उपाध्याय में 34 पंचायतें थी, नानाजी देशमुख में 8 थी।
इन 42 में से 22 पंचायतें लड़कियों द्वारा लीड की गई थी, यानी कि वहां पर महिला सरपंच थी। तो टोटल कितने 42 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 22 पंचायतों में महिलाएं सरपंच हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि भैया दीनदयाल उपाध्याय में 34, बाकी को नानाजी देशमुख, और ये रहे हमारे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। आइए नेक्स्ट। टिकाऊ कृषि में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र FAO मृदा किसान नायक के रूप में किसे सम्मानित किया, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सॉयल फार्मर हीरो। ये क्या थे, नारियल किसान थे, इनकी कमाई नहीं होती थी, फिर उन्होंने क्या किया, क्रॉप रोटेशन शुरू कर दी। एक बार वो क्रॉप लगाई जो पानी बहुत पीती, अगली बार ऐसी क्रॉप लगाई जो पानी लेती ही नहीं है, वाटर लेवल फिर से अच्छा हो गया। बीच में उन्होंने गेहूं लगाई, साइडों में उन्होंने पेड़ लगा दिए, इस तरह से। तो भैया अब अच्छे किसान बन गए हैं, अमीर किसान बन गए हैं, जिसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चर वालों ने पुरस्कार दिया वल्लुवन को। वल्लुवन कहां से, तमिलनाडु से। वल्लुवन कहां से, तमिलनाडु से। नेक्स्ट, वर्ल्ड टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस में WHO के महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो बताया था मैंने आपको सिर्फ 2 पुरस्कार याद रखने हैं, एक तो डायरेक्टर जनरल का अवार्ड है जो, और दूसरा जो इंडिया को मिला है। तो इंडिया को 2 पुरस्कार मिले हैं, 2 इंडिया को, एक मिला है जयपुर राजस्थान को और एक मिला है भारतीय सरकार को। लेकिन ये जो डायरेक्टर जनरल का स्पेशल अवार्ड है, ये दिया गया है यमन के प्रधानमंत्री डॉक्टर शाया मोहसिन को। बहुत आसान है ना। इंडिया को कौन कौन से मिले हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं इंडिया के उसे, और जयपुर को कौन सा मिला है, ICMR राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, यानी कि कैंसर प्रिवेंशन और रिसर्च जयपुर। सॉरी उल्टा बोल गया, माफ कीजिए सर, माफ कीजिए। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जयपुर को मिला है, और सेंटर सरकार के ICMR के जो कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान है, इसे मिला है। तो 3 ध्यान रखेंगे, शाया मोहसिन जो कि यमन के प्रधानमंत्री हैं एक, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जयपुर, और तीसरा ICMR राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान केंद्र भारतीय सरकार। आइए, संसद रत्न पुरस्कार दोस्तों, इनके 16वें एडिशन में कितने पुरस्कार दिए गए, तो इस बार 150वां पुरस्कार दिया जा चुका है, मतलब कि कुल 150 सांसदों को पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इस बार 4 कमेटियों को पुरस्कार मिले हैं, 2 राज्यसभा मेंबर्स को मिले हैं और 10 लोकसभा मेंबर्स को मिले हैं, और इन 16 लोगों में 2 महिलाएं भी हैं। तो भैया टोटल 16 अवार्ड्स दिए गए हैं, और महिलाएं कौन कौन सी हैं, एक है भैया स्मिता उदयवाग जो कि लोकसभा की MP है महाराष्ट्र से, और दूसरी है मेधा विश्वराम कुलकर्णी जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं महाराष्ट्र से। तो 10 लोकसभा, 2 राज्यसभा और 4 कमेटीज इस बार 16वां एडिशन संसद रत्न पुरस्कार का दिया गया है। ले भैया, ये हुई है हमारी भैया अभी MCQ रिवीजन खत्म, और अब हम करेंगे आज के करंट अफेयर स्टार्ट। तो अगर आप नए हैं, अब आगे के 15, 20, 25 मिनट बिल्कुल आराम से देखिए क्लास को, क्योंकि इन्हीं करंट अफेयर्स को कल की क्लास स्टार्ट होने पर हम पहले MCQ तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स याद करना है, वो सिर्फ बार बार रीडिंग करके याद हो सकता है। वो समय नहीं रहा अब कि आप किताब पे लिख लो और फिर कर करके करो, करते ना ऐसे स्कूल में करते थे कि तो वो वाला समय अब नहीं रहा। चलिए, तो थोड़ा पुराना हो गया करंट अफेयर मैंने, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है करवाना, इसलिए करवा रहा हूं। इंडिया के बहुत बेहतरीन एथलीट रह चुके हैं, 5 बार ओलंपिक्स खेल चुके हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो कि एशियन गेम्स करवाती है, इस साल एशियन गेम्स है ना जापान में, तो इन्हीं ने करवाना था, लेकिन पिछले साल इनकी तबीयत खराब हुई और इन्होंने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा दे दिया। तो ये दोस्तों पहले भारतीय थे जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने थे। तो ये 5 बार के ओलंपियन, और OCA क्या है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो कि एशियन गेम्स कराता है। पहले अध्यक्ष रणधीर सिंह, इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों पंजाब से बिलोंग करते हैं और 5 टाइम ओलंपियन थे, और पहले इंडियन थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अध्यक्षता करने वाले। तो काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक और बहुत ही बड़ा निधन, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना है? इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है, 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है। जिसे नहीं पता, इस बार 23 नंबर की कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है। ये होनी है ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है स्कॉटलैंड में। आपको पता है पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में? ये कौन है? मनु भाकर के कोच थे जसपाल राणा, इनका भी देहांत हो गया। तो भैया मनु भाकर के कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में दोस्तों निधन हो गया है। तो बहुत ही बड़ा लॉस ये कहा जाएगा। तो दोनों आदमी बहुत ज्यादा बड़े हस्तियां थी इंडिया में।
तो ध्यान रखेंगे। आइए, हम ना बच्चों से मैं बात कर रहा था पिछले हफ्ते कि अब देखिए इंडिया में क्या हुआ है अभी। तो हमारे पास है आर्मी, आर्मी का होता है चीफ, होता है वाइस चीफ। हमारे पास होती है नेवी, नेवी का होता है चीफ, वाइस चीफ। हमारे पास है इंडियन एयरफोर्स, यहां पर चीफ, वाइस चीफ और यहां पर डिप्टी चीफ भी है। अब कितनी कमाल की चीज देखो आप, आर्मी का नया चीफ मिल गया, अभी नहीं मिला, अनाउंस कर दिया है 30 जून तक। अभी तो उपेंद्र द्विवेदी साहब ही हैं, तो अभी हमारे जो भारतीय आर्मी के चीफ हैं 30वें, उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को वो रिटायर हो जाएंगे और फिर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हमारे बन जाएंगे 31वें आर्मी चीफ। अभी ये पता कौन है, अभी हैं ये भारत के उप चीफ। मतलब भारत को नया आर्मी चीफ मिला, बिल्कुल मिला, अब भारत को नया उप चीफ भी मिलेगा, मिलेगा। अभी बताया नहीं उन्होंने कि धीरज सेठ साहब की जगह कौन आएंगे। और नेवी का नया चीफ मिला हमें कृष्णा सुब्रमण्यन, नेवी का उप चीफ मिला हमें अजय कोच्छड़, एयरफोर्स के चीफ पुराने हैं बस, और वाइस चीफ मिला हमको एयरफोर्स का आशुतोष दीक्षित, और डिप्टी चीफ पुराने हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी दोस्तों एनएस में लिख देता हूं। तो मतलब बहुत सारे तब्दीलियां हो चुकी हैं, बहुत सारा करंट अफेयर्स हमारे लिए बन गया। तो यहां पर आर्मी से शुरू करता हूं मैं। तो अब आर्मी के हमारे चीफ कौन बनेंगे दोस्तों, धीरज सेठ बनेंगे। आर्मी के चीफ बनेंगे दोस्तों धीरज सेठ। उप चीफ कौन बनेगा वो अभी खाना खाली है। नेवी की बात करें, नेवी के चीफ है कृष्णा सुब्रमण्यन साहब, और नेवी के उप चीफ हो जाते हैं दोस्तों अजय कोच्छड़। अजय कोच्छड़ ये हो जाते हैं हमारे उप चीफ। तीसरा है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, अमरप्रीत सिंह जी हमारे दोस्तों चीफ हैं, ये पुराने ही हैं। लेकिन वाइस चीफ नए बन गए हैं दोस्तों, कौन है, आशुतोष दीक्षित। और यहां पर एक डिप्टी चीफ भी होता है, वो है अवधेश कुमार भारती, ए.के. भारती। और फिर भारत को नया दोस्तों तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मिला है, एन.एस. राजा सुब्रमणी, एन.एस. राजा लिख रहा हूं। तो सिर्फ अमरप्रीत सिंह जी को और अवधेश कुमार भारती को छोड़कर 8 में से दोस्तों 6 लोग हमको नए मिलेंगे। तो धीरज सेठ साहब को पता है, उप चीफ कौन होगा अभी पता नहीं, इसका समय लगेगा। कृष्णा साहब है, अजय कोच्छड़ है नेवी के चीफ और उप चीफ, और यहां पर वाइस चीफ आए हैं आशुतोष दीक्षित। तो काफी सारी अपॉइंटमेंट्स नई। बच्चे वही कह रहे सर अभी तो याद किया था, क्योंकि धीरज सेठ साहब अप्रैल में ही तो बने थे उप चीफ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, बट ठीक है करना पड़ता है, वैसा तो है नहीं। अब वैसा तो हम कह नहीं सकते ना, नहीं होगा हमसे, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, और कोई ना कोई जो कर लेगा 100 पेपर में सवाल कर देगा और उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो क्यों ना वो हम ही बन जाए। बाकी टेंशन मत लो भैया, बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट टफ। मैंने जैसे बोला बार बार रीडिंग, अब मैंने इनको याद नहीं किया है, आपको पढ़ाया मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मेरे रट चुका है, तो इसका ध्यान रखेंगे, है ना। तो भैया आर्मी को मिल चुके हैं नए चीफ, 31वें चीफ मिले हैं धीरज सेठ, इनके बारे में बातचीत है। वह 30 जून की दोपहर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पदभार संभालेंगे। वह जनरल शंकर रॉय चौधरी के बाद 1997 के बाद से सेना प्रमुख बनने वाले पहले सशस्त्र कोर अधिकारी होंगे, यानी कि वो पहले होंगे बंदे जो कि आर्मर्ड कॉर्प्स से हैं। तो ये जो है उपेंद्र द्विवेदी साहब, ये थे इन्फेंट्री के, होता है ना उसमें इन्फेंट्री बटालियन, ऐसे बातें की जाती, सुना होगा आपने। तो 97 में थे भैया शंकर रॉय चौधरी साहब, आखिरी आर्मर्ड कॉर्प्स से। उसके बाद से जितने भी चीफ बने हैं वो सभी इन्फेंट्री के थे। तो भैया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 31वें चीफ हैं धीरज सेठ साहब, 97 में शंकर रॉय चौधरी साहब के बाद पहले सेना प्रमुख होंगे जो आर्मर्ड कॉर्प्स से आए हैं। तो इन चीजों को दोस्तों रखेंगे हम ध्यान। आइए अगला, इलॉन मस्क बन चुका है दुनिया का पहला ट्रिलियनियर। ट्रिलियन, ट्रिलियन 999 बिलियन डॉलर के बाद आता है ट्रिलियन। तो इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, वो शेयर मार्केट पे डाल दी इन्होंने, और इतना तगड़ा शेयर किया है कि भैया आम आदमी ना, आम आदमी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के करीब है। दूसरे सबसे अमीर आदमी दुनिया का और इलॉन मस्क में उससे ज्यादा गैप है। सोचो आप और मैं, हम दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के ज्यादा करीब हैं। दूसरा सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क से सोचो कितना दूर है, इतना ज्यादा पैसा है इसके पास। तो भैया इलॉन मस्क दुनिया के पहले अरबपति बन गए हैं जब उनकी स्पेसएक्स रॉकेट कंपनी के शेयरों में अब तक के सबसे बड़े शेयर बाजार की शुरुआत के दौरान वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग रिच लिस्ट के अनुसार टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक ने 1.11 ट्रिलियन पाउंड की, यानी कि 828 बिलियन यूरो की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को आराम से मजबूत किया। आप बोले सर अरबपति तो पहले भी होते थे लोग,
कंपनियां होती थी अरबपति, आदमी कभी नहीं हुआ अरबपति। वो बोलते हैं कि अब रिलायंस है वो आदमी हो यार अरबपति है, कंपनी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? अब आपका घर है, आपके पास कोई जमीन है, उसकी वैल्यू होगी, आप बेचोगे थोड़ी उसको, वो है कि हाँ है। आओ देखिए इस टाइम पर कौन है सबसे अमीर, मतलब क्या चल रहा है। तो ब्लूमबर्ग अपने आप आ जाएगा यहां पर, ब्लूमबर्ग रिचेस्ट लिस्ट ये रहा ब्लूमबर्ग का इंडेक्स। तो देखिए भैया इलॉन मस्क भैया है 1.11 ट्रिलियन पर, दूसरे पर आता है लैरी पेज, गूगल का फाउंडर, $306 बिलियन। तो आप और मैं ना लैरी पेज के ज्यादा करीब हैं, लैरी पेज इलॉन मस्क से बहुत दूर है, मतलब हम लैरी पेज के ज्यादा करीब हैं, लैरी पेज इलॉन मस्क से इतना करीब नहीं है। सोचो ये बात हो रही है। इंडिया की तरफ से बात करें तो भैया मिस्टर अडानी, अडानी अडानी अच्छा अडानी साहब कहां गए अडानी साहब, ये रहे। मिस्टर अडानी इज द रिचेस्ट इंडियन दोस्तों, $115 बिलियन की उनकी है। हमारे मुक्कू भैया थोड़े से नीचे हो गए हैं, ये रहे। ठीक है, आइए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मिस्टर बीस्ट, इनको तो देखा होगा आपने, तो पहले इंडिविजुअल क्रिएटर बन चुके हैं, पहले एक छोटा एक चैनल, सिंगल बंदे का चैनल बन चुका है जिसके 500 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। 500 मिलियन का मतलब हो गया 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़, और 500 मिलियन मतलब के 50 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये है भैया मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट का चैनल है, तो पहला चैनल बन चुका है यूट्यूब के ऊपर 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाला एक क्रिएटर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अभी आपको पता होना चाहिए कि 10वां T20 वर्ल्ड कप चल रहा है लड़कियों का, यह पता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था कल। तो कर्स्टी गॉर्डन नाम की खिलाड़ी है, पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिसने 2 टीमों को रिप्रेजेंट करा वर्ल्ड कप के अंदर। तो देख सकते हो कर्स्टी इंग्लैंड से खेली है, कर्स्टी दोस्तों अब स्कॉटलैंड से खेल रही है। तो भैया कर्स्टी गार्डन महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 2 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो पहले इंग्लैंड से खेल रही थी, अब ये स्कॉटलैंड से खेल रही हैं। ठीक है, लड़कों की बात कीजिए, लड़कों में पहले तो ये था एक बिली मिडविंटर नाम का आदमी। तो भैया ये इंग्लैंड में जन्मा हुआ था, पहले इसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेला, बड़ी अजीब चीज है। इंग्लैंड में जन्मा था और पहले इसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेला, फिर बाद में इसने इंग्लैंड की तरफ से खेला। पढ़िए, तो बिली मिडविंटर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर थे। इंग्लैंड में जन्मे ऑलराउंडर ने 1877 में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया, फिर बाद में 1881 से 82 तक टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के लिए खेले, मतलब कि 77 में डेब्यू किया और 4 साल के बाद देश बदल लिया। तो ध्यान रखेंगे बिली मिडविंटर, ये थी कर्स्टी गॉर्डन। जानते हैं इनको आप? जनगणना चल रही है, सेंसस, सेंसस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक साहब। तो ओडिशा के सुदर्शन पटनायक साहब ने जीता है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप, रशिया का ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप जीत लिया है दोस्तों इन्होंने। ये पीछे इन्होंने कुछ ये वाली मिट्टी से, रेत कलाकार है क्या, बनाया था कुछ। तो सुदर्शन पटनायक रूस के कैलिनिंग्राड क्षेत्र में दूसरे अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला महोत्सव में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बने, यानी कि दोस्तों जो दूसरा इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था सैंड स्कल्पचर का, रेत के कलाकारों का दूसरा इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था रशिया में, तो वहां पर जीत गए हैं और इसे जीतने वाले ये पहले ही भारतीय बने हैं। तो ओडिशा के सुदर्शन पटनायक, इस बार जो जनगणना चल रही है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यही है। अच्छा, 2 मैस्कॉट्स भी हैं, आपको पता है इनके मैस्कॉट्स का नाम? विकास और प्रगति। ये हैं ब्रांड एम्बेसडर, मैस्कॉट है विकास और प्रगति। नेक्स्ट। अच्छा, क्लास बढ़िया लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दो, बड़े प्यारे प्यारे करंट अफेयर है, ज्यादा भारी नहीं है करंट अफेयर। मैं देख रहा था, मैं कहा अच्छी क्लास, मजा आएगा बच्चों को आज की क्लास में, बड़े चुन्नू मुन्नू से लुलु वाले छोटे छोटे से करंट अफेयर से। फिर परसों था भारत और अफगानिस्तान का मैच और धर्मशाला में था, और रोहित शर्मा बन गए सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर भारत की तरफ से वनडे मैच खेलने वाले, सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर भारत की तरफ से वनडे मैच खेलने वाले। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था मोहिंदर अमरनाथ के पास और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, और पढ़ते हैं। तो रोहित, जिन्होंने 29 साल और 44 दिन की उम्र में इंडिया के लिए वनडे खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोहिंदर अमरनाथ ने 39 साल और 36 दिन में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेला था। तो भैया ये तो वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं मोहिंदर अमरनाथ, 83 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के थे। तो ध्यान रखेंगे भैया, सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी पहले थे मोहिंदर अमरनाथ और अब बन चुके हैं रोहित शर्मा। साल मत याद करना, 29 साल 44 दिन नहीं, अभी तो खेल ही रहा है।
और किसके खिलाफ था ये मैच? अफगानिस्तान के खिलाफ था। कहां पर था? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम धर्मशाला में, वहां पर। नेक्स्ट, और दुनिया में सबसे बुजुर्ग कौन था जिसने वनडे मैच खेला हो? तो भैया इसी बीच अगर हम समग्र क्रिकेट रिकॉर्ड पर नजर डालें सारे पर, तो भैया नीदरलैंड के क्रिकेटर थे नोलन क्लार्क। 47 साल और 257 दिन की उम्र में क्रिकेट खेले थे भैया। 47 साल 257 दिन की उम्र में भाई साहब ने क्रिकेट खेला था। 47 ईयर्स की उम्र में क्रिकेट खेला था। अब ये रिकॉर्ड तो ना टूट रहा किसी से। कौन खेलेगा 47 साल तक? एक्चुअली ये जो देश है ना नीदरलैंड जैसे, इन देशों में ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते नहीं है, तो इनमें ना लोग रिटायर ही नहीं होते, खेलते ही रहते हैं कि अब खेलना तो है। और क्रिकेट बोर्ड भी नहीं हटाता क्योंकि सबसे बेहतरीन प्लेयर सबसे बुजुर्ग वाला होता है जो कब से खेल रहा है, वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे 47 साल की उम्र में सबसे बुजुर्ग आदमी वनडे मैच खेलने वाले थे नीदरलैंड के भैया। कौन? नोलन क्लार्क। अगला चलते हैं। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, तो एक कंपनी है फ्रांस की एयरबस, तो वो ना इंडिया में अपने काफी फैक्ट्रीज वगैरह खोल रही है। अभी कर्नाटका में टाटा के साथ मिलकर एक फैक्ट्री लगाई है जहां पर वो एयरबस के हेलीकॉप्टर बनाएंगे। एयरबस कंपनी ने टाटा के साथ ही मिलकर कर्नाटक में अभी इसी महीने, फरवरी महीने में, माफ कीजिए, फरवरी 2026 में फैक्ट्री लगाई है कर्नाटक में कि भैया एयरबस के हेलीकॉप्टर हम इंडिया में बनाएंगे। इससे पहले 2025 में इन्होंने, एयरबस ने टाटा के साथ ही मिलकर गुजरात में एक फैक्ट्री खोली थी कि ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, ये हम यहीं पर बनाएंगे। और खुशी की बात है पहला एयरक्राफ्ट बन गया। तो तालियां मार लो। तो पहला मेड इन इंडिया एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान पूरी करी। मतलब अभी टेस्टिंग फ्लाइट है, और यही तो जरूरी होता है, टेस्टिंग होगी अब तो ठीक है। तो भैया भारत ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन से देश के पहले मेड इन इंडिया एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, इसका पहला परीक्षण उड़ान आयोजित की। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच साझेदारी के तहत भारत में बनाए जाने वाले 40 C-295 विमानों में से पहला है। अब सीधी सी बात है, बाहर से ये जहाज खरीद कर लाना महंगा होता है। हमने बोला एयरबस को तुम हमको टेक्नोलॉजी दे दो, हम तुम्हारे साथ मिलकर यहीं पर बना लेंगे, हमें सस्ता पड़ता है। तो 40 ऐसे विमान बनने हैं। तो C-295 असल में एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट था जिसको बनाता था, ये कोई कंपनी थी अजीब सी, कंस्ट्रक्शंस एरोनॉटिक्स ऐसे करके। तो C-295 असल में जब विमान बनाया था तो ये स्पेन की कंपनी ने बनाया था, ये कंस्ट्रक्शन करके। फिर उसके बाद फ्रांस की एयरबस कंपनी ने ये स्पेन की कंपनी को खरीद लिया, और अब बस एयरबस बनाता है इसको। मतलब बनता अभी भी स्पेन में ही है, बनता अभी भी स्पेन में ही है एयरबस के द्वारा, लेकिन खरीद एयरबस ने लिया है। एयरबस कहां की कंपनी है? फ्रांस की। और अब भारत में भी बन रहा है, भारत में 40 बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे, एयरबस ने टाटा वालों के साथ मिलकर C-295 एयरक्राफ्ट, और अभी कर्नाटक में टाटा और एयरबस मिलकर हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों, तो बड़ी खुशी सी बात है। थोड़ा सा इसी बात पर लाइक कर लो, इंडिया के नाम पर एक लाइक भैया। चलिए आई है? है? अरे साला, दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बहुत सारे करंट अफेयर लाया था मैं, तो कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो इतनी रखते हैं फिर आज की क्लास, अब कल थोड़ी बड़ी क्लास कर लेंगे। पता नहीं यार क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पता नहीं दोस्तों क्या हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, आधा घंटा हुआ है, इतनी रखते हैं दोस्तों आज की क्लास। माफ करना कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए करंट अफेयर फिर भी काफी कर लिया हमने, लेकिन मैं बहुत सारे और लाया था। मुझे डर है कि वो बहुत सारे मैंने बनाए थे, बने भी थे, कि मैंने सेव भी किया था मैंने। अक्सर होता नहीं है मेरे साथ ऐसा, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ है। तो सॉरी गाइज, छोटी रहेगी आज की क्लास, थोड़ी सी 10-15 मिनट छोटी, काफी करंट अफेयर करवा देता मैं, तो छोटी रखते हैं क्लास आज की। बाकी दोस्तों, हाँ जैसे मैंने बताया था क्लास की शुरुआत में, अगर एडमिशन लेना चाहते हो बेहतरीन मौका, 1000 रुपए का पड़ रहा है आपको 1 साल का, पहले होता था 1800 रुपए का। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों को दोस्तों हमने सवाल जवाब किए थे, तो पहले उन बच्चों का दोस्तों जवाब ले लेते हैं। वीकली करंट अफेयर नहीं देखे तुमने, है ना? तो भैया आइए, तो 12 तारीख को हमने बच्चों से सवाल जवाब किए थे, आज तो बहुत सारे बच्चों के जवाब आगे होंगे। बताइए, 56 ही आए हैं।
टफ सवाल दो और बच्चे सारे के सारे बस बोलते हैं कि सर अब थोड़ी पढ़ेंगे हम। तो मैंने पूछा था भैया रमन मैग्सेसे पुरस्कार का कौन सा एडिशन है और पहली बार किसी भारतीय एनजीओ को यह पुरस्कार दिया था। तो ये देखिए नो एक्सक्यूज भाई ने पहला जवाब दिया है कि 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला है एजुकेट गर्ल्स नाम की एनजीओ को, पहली एनजीओ थी इंडिया की है। फिर शाहिना अली है मॉलडीव्स की, इन्हें दिया। और फिर फिलीपींस के हैं फ्लावियानो एंटोनियो। लेकिन नो एक्सक्यूज भाई, एडिशन तो बताया नहीं तुमने। एडिशन यहां भी नहीं बताया देविका ने। एडिशन 67th एडिशन, बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे भैया 67 एडिशन। तो कल्पेश है, फैक्ट जोन है, गुंजन है, सनी है, कैडेट भगत सिंह है, प्रीति कुमारी है, हंसराज है, आकाश राजपूत है, लवली है, नीलम कुटार है, शीतल ठाकुर है, बीसी सुमन है, अनिकेत यादव है, राखी प्रजापति, रितेश कुमार है, आयुष है, अवारा है, संतन सोनोवाल है, तुलसी नायक है, प्रियंका सिंह है, दीपाली शुक्ला है, इशिता है, शिल्पा है, हिमानी शर्मा है, ऋषु है, आरती हो जाती हैं, अजीत गुप्ता हो जाते हैं, भूमि जैन हो जाती हैं, श्रेष्ठा हो जाती हैं, गगन हो जाते हैं, वेटिंग फॉर माय फौजी, सुब्रीता शाह हो जाती हैं, परवीन गोयल हो जाते हैं, परवीन गोयल फिर से हो जाते हैं, थैंक यू परवीन यार ऐसा प्यारा सा मैसेज के लिए। आशीष हो जाते हैं, प्राजक्ता हो जाती हैं, मोनिका हो जाती हैं, मंजीत सिंह हो जाते हैं, इंडियन गोकू है, जसकरण कुमार है, संजय है, लेजिटो कैलाश एडिट है, शायरा तानिया है, कुमारी रुचि है, राजेश है, मंकी एक्टिविटीज है। गलत है सर ये तो, क्या गलत है चलिए बताइए, कह रहा है इसको, ये तो अलग ही चल गया। बारशा मंडल है, सुजाता हो जाती हैं, मेडिकल स्टूडेंट है और संदीप है। तो भैया संदीप ने जवाब नहीं दिया, वैसे छोटा सा बता दिया। तो मैं एक ही चीज चाहता हूं, छोटा छोटा आपको डेली में एक सवाल देता हूं कि आप अगर इसका जवाब दे दो। अब देख लिया आपके सामने ही है, बच्चों को अगर रमन मैग्सेसे आता होता, जवाब देते हैं ना बच्चे। जब मैंने पूछा कि T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, ऑरेंज कैप किसने जीता, 150 बच्चों ने जवाब दिए हैं। लेकिन अब आपके सामने सिर्फ 56 बच्चे। ये क्यों? क्योंकि टफ चीज आते ही, जैसे ही समा थोड़ा सा टफ हुआ, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। यही नहीं करना है हम। ध्यान रखिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लो माउस भी चलना बंद हो गया आज तो।